हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आईसी 38 नया सिलेबस हिंदी अध्याय नंबर 12, जिसका नाम है वित्तीय नियोजन। तो अध्याय नंबर 12 शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि जो हमारा अध्याय नंबर 11 था उसके बोनस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। एचएलवी की अवधारणा किसने तैयार की थी? तो देखिए, इसका सही उत्तर जो है वो है प्रोफेसर हबनर, क्योंकि एचएलवी का जो कॉन्सेप्ट है या एचएलवी की अवधारणा है ये प्रोफेसर हबनर के द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन सी जो है ये आ जाएगा आपका सही उत्तर। अध्याय नंबर 12 जिसका नाम है वित्तीय नियोजन, इसमें जो आज टॉपिक्स हम करने वाले हैं वो है वित्तीय नियोजन और व्यक्तिगत जीवन चक्र, वित्तीय नियोजन की भूमिका और वित्तीय नियोजन के प्रकार। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले हम बात करेंगे वित्तीय नियोजन की, जिसको कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग भी कहते हैं। मतलब जो हमारे पास पैसा है, फाइनेंस है, उसको किस तरह से प्लान किया जाए, उसका उसके बारे में ये चैप्टर रहेगा। तो यहाँ पर बताया गया है वित्तीय नियोजन के बारे में कि अपने जीवन के लक्ष्यों की पहचान करना। मतलब सबसे पहले तो वित्तीय नियोजन में ये देखा जाता है कि हमारे लाइफ के क्या-क्या टारगेट्स हैं, क्या-क्या लक्ष्य हैं, उन्हें पहले तो पहचानना है। इन पहचाने गए लक्ष्यों को वित्तीय लक्ष्यों में बदलना। ठीक है, मतलब जो आपके भी लक्ष्य हैं उनको वित्तीय लक्ष्यों में बदल लेना। अपने वित्त का ऐसे तरीके से प्रबंधन करना जिससे उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिले। तो ये वित्तीय नियोजन के जो 3 बेसिक स्टेप्स हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। अब यहाँ पर लक्ष्यों के प्रकार दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें अल्पकालिक लक्ष्य आ जाते हैं, दीर्घकालिक लक्ष्य आ जाते हैं और मध्यम कालीय लक्ष्य आ जाते हैं। तो लक्ष्यों के प्रकार में सबसे पहले जो जैसे हमने बात की कि जो अल्पकालिक है, मतलब छोटे टाइम वाले, ठीक है ना। तो इसमें एग्जांपल के लिए जैसे दे दिया कि एलसीडी टीवी सेट खरीदना या परिवार के साथ छुट्टी मनाना, है ना। तो ये कैसे लक्ष्य हो गए? ये तो छोटे अल्पकालिक, मतलब थोड़े समय वाले लक्ष्य है ना, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा फाइनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद आगे मध्यम अवधि वाले। तो मध्यम अवधि वाले हो गए जैसे कि घर खरीदना या फिर विदेश में छुट्टियां मनाना। और उसके बाद आगे दीर्घकालिक, मतलब लंबे समय वाले, है ना। इसमें क्या है, बच्चों की शिक्षा, शादी, सेवानिवृत्ति के बाद किस व्यवस्था, ये सारे जो है इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं किसके, दीर्घकालिक लक्ष्यों के। उसके बाद यहाँ पर बताई गई है कि व्यक्तिगत जीवन चक्र के आधार पर 3 प्रकार के वित्तीय उत्पादों की आवश्यकता होती है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो व्यक्तिगत जीवन चक्र है ना, उसके हिसाब से 3 प्रकार के वित्तीय उत्पादों की हमें जरूरत रहती है। सबसे पहले यहाँ दी गई है भविष्य के लेन देन को सक्षम बनाना। मतलब जहाँ लेन देन वाले जो प्रोडक्ट्स हो जाते हैं ना, तो वो कौन से लेन देन, मतलब ट्रांजैक्शन, जैसे बैंक वाला जो सामान है ना, बैंक में हम क्या करते हैं, पैसे जमा करवाते हैं, निकलवाते हैं, तो वो क्या हो गया, लेन देन, है ना। तो भविष्य में लेन देन को सक्षम बनाना किससे कर सकते हैं, बैंक में जो जमा है पैसा, है ना। उसके बाद है आकस्मिकताओं को पूरा करना। आकस्मिकता क्या होता है, जो सडनली हमें नहीं पता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो ऐसी अगर मुसीबत से बचना है तो उसके लिए क्या है, बीमा है। और धन संचय करने के लिए आ जाते हैं शेयर्स। तो ये 3 तरह के प्रोडक्ट्स भी हैं जिनको आपने ध्यान रखना है। लेन देन वाले जो प्रोडक्ट हैं वो आ जाएंगे बैंक जमा। उसके बाद आकस्मिकता वाले जो प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, वो आ जाएंगे बीमा। और धन संचय वाले उत्पाद में आ जाएंगे शेयर्स। वित्तीय नियोजन कब शुरू करना चाहिए? तो देखिए, वित्तीय नियोजन शुरू करने के लिए ना सबसे अच्छा समय क्या होता है, जब हमें पहला वेतन मिलता है ना, सबसे पहली हमारी सैलरी होती है, तभी से हमें अपने जो वित्तीय नियोजन है उसको शुरू कर देना चाहिए। चलिए, अब हम करेंगे कुछ अभ्यास के प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्याशित घटनाओं के विरुद्ध विशिष्ट सुरक्षा प्रदान करता है? तो देखिए, हमारी लाइफ में भविष्य में जो अप्रत्याशित है, हमें नहीं पता है क्या हो सकता है। तो ऐसी घटनाओं के विरुद्ध जो हमें सुरक्षा प्रदान करेगा वो कौन सा प्रोडक्ट होगा? बीमा, बैंक, सावधि जमा, लेन देन संबंधी उत्पाद, शेयर या फिर डिबेंचर। तो देखो भाई, जो अप्रत्याशित घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करेगा ना वो तो बीमा ही है। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। वित्तीय योजना शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या है? तो अब आपको पता है वित्तीय योजना शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या है, जब आपको अपनी पहली सैलरी मिले। तो वही बिल्कुल उचित समय है जब आप वित्तीय योजना शुरू कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर नियोजन का उद्देश्य नहीं है? मतलब कर नियोजन मतलब टैक्स प्लानिंग का उद्देश्य इनमें से नहीं होगा।
अधिकतम कर लाभ, ये तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसे टैक्स में बेनिफिट मिल जाए। विवेकपूर्ण निवेश के परिणाम स्वरूप कर का बोझ कम करना, कर में चोरी करना और कर छूट का पूरा लाभ उठाना। भाई कर नियोजन करना है तो उसमें कर चोरी का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ये इलीगल है। बाकी सारे तो सही हैं, पर ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसे दीर्घकालिक लक्ष्य के रूप में सबसे अच्छा माना जाएगा? एलसीडी टीवी खरीदना। अच्छा, ये तो भाई कौन सा था जो अल्पकालिक था, है ना? घर खरीदना ये मध्यमकालीन था। विदेश में छुट्टियां मनाना ये भी मध्यकालीन था। और सेवानिवृत्ति के बाद के प्रावधान ये दीर्घकालिक है, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है ये सही उत्तर है। आकस्मिक आवश्यकता के लिए आप निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद की अनुशंसा करेंगे? भाई आकस्मिकता, आकस्मिकता क्या होता है? आकस्मिकता मतलब पता नहीं है क्या हो जाएगा, अचानक कोई मुसीबत आ जाए तो उसके लिए क्या करेंगे आप? तब ना तो बैंक एफडी काम आएगी, ना शेयर, ना म्यूचुअल फंड्स। उसके लिए जो हमें हेल्प करेगा ना वो है बीमा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा धन संचय का उत्पाद है? तो भाई बताइए, धन संचय का उत्पाद कौन सा है? बैंक ऋण है, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है, बचत बैंक खाता है या शेयर है? तो धन संचय के लिए जो उत्पाद सही है ना वो होता है शेयर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जीवन के किस चरण में एक व्यक्ति पिछली बचत की सबसे अधिक सराहना करेगा? तो बताइए कौन से चरण में सब जो हमारी पहले हमने जो कमाई अपनी बचाई हुई है उसकी सबसे ज्यादा हमें जरूरत कब रहेगी, बेनिफिट कब मिलेगा उसका? सेवानिवृत्ति के बाद, कमाने वाला, सीखने वाला, या अभी अभी शादी हुई है? तो भाई जो कमाई रहा है तो उसका तो कोई चक्कर नहीं है, सीखने वाले को तो वैसे ही नहीं टेंशन होती, उसके तो माँ बाप दे रहे हैं उस समय। शादी हुई है अभी अभी तो भी कुछ सेटिंग नहीं बैठ रही है, तो जो सबसे सुटेबल ऑप्शन है ना वो ऑप्शन ए है, क्योंकि जब हम सेवानिवृत्त हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, तो उस समय कमाने लायक तो नहीं है, तो उस समय जो हमारा बचाया गया धन है सबसे अधिक, उस समय हमें हेल्प करेगा। तो ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर है इस प्रश्न का। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी रणनीति विवेकाधीन आय को अधिकतम करने की नहीं है? तो देखिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रणनीति अपनी आय को बढ़ाने का सही तरीका नहीं होगा। ऋण पुनर्गठन, ऋण हस्तांतरण, निवेश पुनर्गठन, बीमा खरीद। तो देखिए जो अपने धन को अधिक करने का जो तरीका है या आय को अधिक करने का तरीका है ना वो बीमा नहीं है। क्योंकि देखिए बीमा जो है ना ये एक आकस्मिकता के समय, मुसीबत के समय हेल्प करने वाला प्रोडक्ट है। मतलब जब हम बीमा खरीदते हैं ना तो उसको ये सोचकर खरीदा जाता है कि अगर मुसीबत के वक्त कोई नहीं होगा तो हमारे पास क्या होगा, बीमे की रकम हमारी हेल्प करेगी, है ना? तो इसलिए जो बीमा खरीद है ना ये एक मतलब आय को अधिकतम करने की विवेकाधीन रणनीति के अंदर नहीं आता है। तो इसलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आक्रामक जोखिम प्रोफाइल वाला व्यक्ति धन डैश निवेश शैली का पालन करने की संभावना रखता है। देखिए कोई व्यक्ति है जिसका जो प्रोफाइल है ना, मतलब ये जीवन जीने का जो तरीका है वो कैसा है, आक्रामक है। तो उसके पास ना हमेशा कुछ पैसा जो है ना वो सुरक्षित रहना चाहिए, संचय होना चाहिए। क्योंकि उसके लाइफ में जैसे अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे कोई ऐसे लोग हैं जिनका जो लाइफ का तरीका, जीने का तरीका है, या फिर उनकी जो जॉब है वो इस तरह की जिसमें जोखिम ज्यादा रहता है। जैसे मान लीजिए कि जो फायर फाइटर्स हैं या पुलिस में हैं या जो सेना में रहते हैं, उनका जो लाइफ है वो एज कंपेयर टू जो सिविलियंस हैं उनके कंपैरेटिवली ज्यादा जोखिम होता है ना। तो ऐसे व्यक्तियों के पास हमेशा कौन सी धन किस रूप में होना चाहिए, संचित, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ पैसा उनके पास होना चाहिए, है ना? तो संचय आ जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। किसी अर्थव्यवस्था में समय की अवधि में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के सामान्य स्तर में वृद्धि को क्या कहा जाता है? देखिए कोई भी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वहां पर समय के साथ ना जो वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, ठीक है ना? तो ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है मुद्रास्फीति। ठीक है, इन्फ्लेशन इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसे कहा जाता है मुद्रास्फीति। तो आपका जो ऑप्शन ए है ये सही उत्तर आ जाएगा। सेवानिवृत्ति के 3 चरणों का सही क्रम क्या है? देखिए सेवानिवृत्ति के ना 3 चरण, इनको अब याद ही रख लो अब क्या होते हैं।
इसमें है संचय। संचय मतलब पैसा इकट्ठा करना, और उसके बाद संरक्षण करना, उसको सुरक्षित रखना, और फिर वितरण करना। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं, 3 क्रम है, या 3 कहेंगे चरण है सही क्रम में जो है। वो क्या है सेवानिवृत्ति के? संचय, संरक्षण और वितरण। तो ये ऑप्शन डी जो है ये सही उत्तर है। बचत को 2 निर्णयों का मिश्रण माना जा सकता है। नीचे दी गई सूची में से उन्हें चुनें। तो देखिए बचत जो है ना 2 निर्णयों का मिश्रण होगा। ठीक है, अब क्या है ये? तो ऑप्शन चेक करते हैं। जोखिम प्रतिधारण और कम खपत, खर्च और संचय, उपहार देना, संचय करना, और लास्ट ऑप्शन है खपत को स्थगित करना और तरलता से अलग होना। तो भाई जो बचत है ना वो हम तभी कर सकते हैं अगर खपत को स्थगित करें। खपत का मतलब क्या होता है? जैसे खर्चा है। अब मान लो कि हमें हमारी आप ऐसा मान लो कि आपकी किस्त आनी है LIC की सेम महीने में, है ना? और उसी महीने में आप सोच रहे हो कि अपने लिए मैं कुछ कपड़े खरीद लूं या कुछ और खरीद लूं। तो जो बीमे की किस्त है ना वो क्या है? वो सेविंग है आपके फ्यूचर के लिए। कपड़े तो हम हर रोज ही खरीदते हैं, कभी भी खरीद लेते हैं। तो खपत को स्थगित करने का मतलब है कि उस समय जो खपत आप कर रहे थे, अपना पैसा जो लगा रहे थे कपड़ों पे, तो वो ना लगाएं। उसको क्या करो आप? उस जगह पे डालो जो आपकी जीवन के लिए सुरक्षा प्रदान करेगा। तो खपत को स्थगित करने का मतलब क्या हुआ कि जो खर्चा है उसको टाल दो, अगले महीने ले लेंगे। और तरलता से अलग होना, तरलता से अलग होने का मतलब है कि लिक्विडिटी के साथ जीना। जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से जी लो। मतलब अगर नहीं है अभी पैसे तो कोई बात नहीं, जब पैसे आएंगे तब ले लेंगे वो चीज, है ना? तो अगर आप ये 2 निर्णय यूज करते हैं तो आप अपने जीवन में बचत कर सकते हैं। ऑप्शन डी जो है ये सही उत्तर है। निवेश क्षितिज और रिटर्न के बीच में क्या संबंध है? तो भाई सीधा सा संबंध है कि अगर ज्यादा निवेश करोगे ना उतना ही ज्यादा रिटर्न मिलेगा। सीधा सा संबंध यही है। तो ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। चेक करते हैं क्या लिखा है। निवेश क्षितिज जितना बड़ा होगा रिटर्न उतना ही अधिक होगा। ये तो सीधी सी बात है, जितना आप मीठा डालेंगे, गुड़ डालेंगे, उतना मीठा हो जाएगा, है ना? तो जितना ज्यादा निवेश किया जाएगा उतना ही आपको रिटर्न अधिक मिलेगा। तो यही इसका संबंध होता है निवेश और रिटर्न में। ऑप्शन सी जो है ये आपका सही उत्तर है। चलिए अब आ गया बोनस प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे लेन देन उत्पाद के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? तो अब क्या कहा है यहाँ पे? लेन देन उत्पाद। अब आपने ध्यान से इसका उत्तर मुझे कमेंट करके बताना है। और वैसे नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। ऑप्शंस चेक कर लो। बैंक जमा, जीवन बीमा, शेयर और बॉन्ड। तो कौन सा उत्पाद? लेन देन उत्पाद। बताइए जल्दी से क्या है इसका सही उत्तर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।